नमस्कार। जैसे कि आपने टाइटल या हेडिंग में देखा होगा कि आज का विषय है हमारा अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, उनमें गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उनके उदाहरण। चलिए देखते हैं। आधुनिक परिभाषाएं इस प्रकार है, इनमें से कोई भी एक परिभाषा है यदि प्रश्न में पूछे जाए तो वो लिख सकते हैं, यदि नहीं पूछे जाए, यदि ऐसा ही कहा जाए कि आधुनिक परिभाषाएं लिखो तो उनमें से आप किसी एक को लिख सकते हैं। ये मतलब वर्ड प्रूफ है। देखें ओरेनियस के द्वारा, और इनको याद करने की एक ट्रिक भी दूंगा जिसके कारण आप इसको भूलेंगे नहीं। देखिए ओरेनियस के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं थी वो थी आयन के आधार पर वे यौगिक जो जल में H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। आयन ओरेनियस देखें नाम इनका सिमिलर है, ओ पहला कॉमन नाम है इसलिए याद रखें। ओरेनियस ने दी थी एक अवधारणा या परिभाषा आयन के आधार पर। अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं जबकि क्षार OH- आयन देते हैं। दूसरा है ब्रोस्टेड और लोरी के आधार पर। ये दो वैज्ञानिक थे, ब्रोस्टेड और लोरी। इन्होंने अपनी परिभाषाएं P के आधार यानी कि प्रोटॉन के आधार पर दी थी। इसको याद करने के लिए देखें, ब्रोस्टेड में जो T आया है और प्रोटॉन में जो T आता है, ये याद रखें। ब्रोस्टेड ने P के यानी प्रोटॉन के आधार पर परिभाषा दी थी जो इस प्रकार थी कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं यानी कि दान करते हैं या दाता कहलाते हैं, जो प्रोटॉन को दे देते हैं। ठीक, इसका विपरीत क्षार वे यौगिक होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं यानी कि प्रोटॉन को लेते हैं। तीसरी है लुईस की अवधारणा या लुईस के द्वारा दी गई परिभाषा। लुईस में देखें E आता है, ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर है, तो इसमें भी एक समानता इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई। लुईस की अवधारणा वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का विपरीत। अम्ल प्रोटॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जबकि क्षार प्रोटॉन को ग्रहण और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो ये थी तीन परिभाषाएं जो कि आधुनिक परिभाषाएं हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। चलिए बात करते हैं इनके रासायनिक गुणधर्मों। रासायनिक गुणधर्मों में अम्ल और क्षार के लिए देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए, मैं इसलिए इधर हूं ताकि आपको पूरा दिख सके। मेरी आवाज सुन रही है? नहीं सुने तो कमेंट करके बोलने के लिए भी इसमें तो भी देखें, आगे ध्यान रखें। O2 ऑक्सीजन के साथ यदि क्रिया करवाई जाए तो अम्ल अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। याद नहीं रखना भी नहीं है। देखिए अम्ल है यानी कि A और अधातु के ऑक्साइड बनाएंगे, जबकि क्षार में धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड बनेंगे। धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए अम्ल की या क्षार की तो दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस बनती है। बुदबुदाहट के रूप में पोप की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है इसलिए याद रखें, धातु के साथ अम्ल या क्षार की अभिक्रिया करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तीसरा है जल के साथ, तो ध्यान रखें, सोचें कि जल के साथ अम्ल और क्षार दोनों ही संक्षारक प्रकृति के होते हैं यानी कि ज्वलनशील होते हैं, खतरनाक होते हैं, हमारी त्वचा के लिए संक्षारक होते हैं, नुकसानदायी होते हैं। तो ये जल के साथ सामान्यतः क्रिया करवाई नहीं जाती। यदि जब भी जल के साथ क्रिया करवाई जाए तो याद रखें कि अम्ल और क्षार को धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी को हिलाते हुए उसमें मिलाना चाहिए। अन्यथा जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक का ओपन करते हो ढक्कन, तो उसके तुरंत बाद में कुछ पदार्थ बाहर की ओर निकलता है अस्फलित होकर, ठीक वैसे ही इसमें भी होता है। और जिस पात्र को हमने पकड़ रखा है, अम्ल वाले पात्र को, वह पदार्थ हमारे हाथ की त्वचा पर आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कभी भी जल की अभिक्रिया अम्ल या क्षार के साथ करवानी हो तो बूंद बूंद करके करवाएं और ध्यान रखें, सावधानी रखें, आंखों पे चश्मा पहने, हाथों पे दस्ताने वगैरह पहने और किसी के मार्गदर्शन में ही करें। तो जल से अभिक्रिया करने पर जैसे कि आपने ओरेनियस की परिभाषा में पढ़ा था, H+ आयन देते हैं हम, जबकि OH- आयन देते हैं क्षार। H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार। उसके बाद में है NaHCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम है रासायनिक नाम, सामान्यतः इसका नाम हम कहते हैं बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। उसके साथ यदि अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
जो कि अग्निशामक उपकरण जो होते हैं उनमें काम आती है आग बुझाने के लिए। क्षार सामान्यतः से क्रिया करता नहीं। तो ये थे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म, यानी रसायनों के लिए जो क्रिया करते हैं तो क्या बनता है और कैसे बनता है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे अम्ल के स्रोत के बारे में कि हमारे आसपास कई ऐसे पदार्थ, खट्टे पदार्थ रहते हैं जिनमें से अम्ल पाया जाता है, और किस पदार्थ में से कौन सा अम्ल पाया जाए तो उसके बारे में बात करेंगे। ये नोट करें। देखिए, अम्ल के प्राप्ति स्रोत के बारे में हमारे आसपास या घरों में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जिनमें अम्ल पाए जाते हैं उनके नाम जिन्हें आपको याद रखने हैं। देखिए, सेब में पाए जाने वाले उनका नाम है एब्सिसिकम। संतरा व नींबू दोनों में एक अम्ल पाया जाता है, वो है साइट्रिक। इमली व अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, दूध और दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक, सिरका एसिटिक अम्ल, गन्ना ग्लाइकोलिक अम्ल, चिंटी का डंक यानी कि मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये थे अम्ल के प्राप्ति स्रोत। अब बात करते हैं पीएच मान की। चलिए बात करते हैं पीएच स्केल। जैसे कि एक मापन वाला स्केल होता है, उसी के बारे में ये है पीएच स्केल। अर्थ है पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब है हाइड्रोजन आयन। इसी नाम के आधार पर इसकी परिभाषा है H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मापन करने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। खोज की थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में, तो सबसे पहले जो भी हमारे पास यौगिक होता है या पदार्थ होता है, हम उसका जलीय विलयन लेते हैं। उस विलयन को बनाने के बाद में पीएच में मापन करते समय यदि उसके पीएच का मान 1 से 7 के बीच में आता है, नोट करें, ध्यान रखें, 1 से 7 के बीच में आता है तो वो अम्ल कहलाता है, और यदि 7 से 14 के बीच आता है तो वो क्षार कहलाता है, और 7 रहता है तो वो लवण। लवण का मतलब जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण हो और दोनों के गुण नहीं हो, वो उदासीन यानी कि लवण कहलाता है। देखिए, प्रबल और दुर्बल के बारे में बात करते हैं। तो जिनका मान 7 से यानी उदासीन से दूर होता जाता है, यानी 1 के पास हो तो वो अम्ल, 14 के पास हो तो वो प्रबल क्षार, और जो ही ये मान 7 के नजदीक आना शुरू होते हैं, 7 के पास आना शुरू होते हैं तो वो दुर्बल यानी कि कमजोर हो जाते हैं, उसे दुर्बल अम्ल, जैसे कि 5, 6, 5.5, 4.5, 6.5 का मान वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। और दुर्बल क्षार 8 से 10 के बीच, 7.5, 8, 9, 10 के बीच हो तो वो दुर्बल क्षार कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि हमारे आसपास या हमारे शरीर में या कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान हमें याद होना जरूरी है, उनके बारे में देखें। कुछ महत्वपूर्ण ही हैं, उन्हें ही याद करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि वीडियो इतना बड़ा हो जाता है तो देखने में बोर हो या कुछ ऐसा हो कि ना देखें, पढ़ाई से मन खराब हो जाता हो। ऐसा ना करें। बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी क्लास हो, कोई भी वीडियो यदि देख रहे हैं तो टाइम अपना पूरा लगाएं, वरना वो टाइम जो आपने आधा लगाया वो भी वेस्ट जाएगा। और इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए लगातार देखते रहें। नहीं समझ आए तो पूछें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए देखें ये सारणी। अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का मतलब होता है उदासीन जल यानी कि शुद्ध जल, उसका पीएच मान होता है 7 यानी कि उदासीन होता है। नींबू जो अम्ल होता है उसके पीएच मान 2.2 से 2.4 तक। ठीक इसी तरह जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, उनका पीएच मान दिया गया है, नोट करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आए, कुछ सुझाव हो, शिकायत हो तो कमेंट में लिखें, या व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पे कमेंट करें, उन पे लिखें, मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।